शुरुआत करें मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में देखा जाए तो भाई पहले इसका वर्चस्व उतना नहीं था आपके सिलेबस में। पर अब यदि स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम होती है इसमें इसमें इसका जो क्या कहना चाहिए परसेंटेज बढ़ चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेबस में इसका बहुत ज्यादा रेशियो हो गया है। ठीक है, और इसी रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम अलग से अभी तक देखो हम स्पेशल में एमपी की हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, पर अब से हमको एमपी की हिस्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज काफी बढ़ चुका है। अब यदि हम पीएससी को ही टारगेट कर रहे हैं, मान लो प्रीलिम्स में देख रहे हैं, तो ये पीएससी प्रीलिम्स को देख रहे हैं तो उसमें भी आपके मतलब बहुत सारा वेटेज इसका बढ़ चुका है। यदि आपका प्रीलिम्स यदि आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें लगभग 35% जो है आपका एमपी का सिलेबस आ गया है। और एमपी के सिलेबस में स्पेशल उसने इस बार इंडिकेट किया है कि आपको एमपी की हिस्ट्री को देखना होगा। ठीक है, तो इसका वेटेज बड़ा है। इसका लाभ जब पीएससी में इसका वेटेज बड़ा है तो ऑब्वियसली ये व्यापम में भी इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इवन जितने भी व्यापम के एग्जाम होगी वहां पर भी आपको एमपी के हिस्ट्री का रोल देखने को मिलेगा। अहम रोल होगा इसका। अब तक नहीं था, अब तक सिर्फ एमपी की ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक जीके वगैरह जो इसका होता था वो ये काम आता था, पर अब हिस्ट्री का बड़ा वर्चस्व हो गया है ना। अच्छा, एक समस्या यह है कि एमपी की हिस्ट्री भाई अभी अभी शुरुआत हुई है तो बहुत कम सोर्स भी है इसके, है ना, और कहीं पर भी सटीक चीजें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। बहुत सारी बुक भी आ गई है अब वर्तमान में, पहले तो नहीं थी। और बुक भी आई पर बुक में भी कई सारी समस्याएं हैं, हर बुक अपने अपने अनुसार बताती है। अब इतिहास है, इतिहास तो किसी ने देखा नहीं है, बस ऐसा एक अनुमान मात्र है। तो भाई हर बुक में हर एक इतिहासकार के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, उन्हीं के अनुसार बुक भी छपी हुई है ना। और अब हम देखेंगे कि जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो तैयार की गई बुक्स उसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादातर लेके चलूंगा। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भी बनाया है इतिहास की एक नई बुक बनाया है, तो उस बुक के माध्यम से कि उसमें उन्होंने किस चीज को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उन एग्जाम के जो क्वेश्चन उनको राइट करने का मतलब कहना चाहिए जो राइट किया जाएगा वो इन्हीं बुक के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो वहां पर क्या लिखा मिलता है, तो हम ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इससे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास हेडिंग बना देते हैं आज की, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास। अब ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इतिहास। अब इतिहास को तो लगभग सभी लोग जानते हैं पर इस पे थोड़ा सी और बात कर लेते हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ते थे, हम इससे पहले इतिहास में भारत के इतिहास को देखते थे। भारत का इतिहास देखते थे और भारत के इतिहास में हमने देखा था कि भारतीय इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ते थे। भारत का इतिहास, ठीक है। अभी भारत का इतिहास में तो मध्य प्रदेश का भी अंश रहा होगा, पर पर्टिकुलर नहीं पढ़ते थे, है ना। तो भारत के इतिहास के हम देखते तो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ मिलता था हमको। ठीक है, यदि हम देखें तो इसमें प्राचीन भारत या प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अच्छे 3 भाग हमको भारतीय इतिहास के मिलते हैं। ठीक है, पर क्या ये तीनों जो समय रहे हैं उन समयों में मध्य प्रदेश में कोई वर्चस्व दिखता है क्या? इतिहास के ये 3 जो अलग अलग कालखंड है, इन अलग अलग कालखंड में मध्य प्रदेश का कोई मुख्य योगदान रहा है या यहाँ से कोई विशेष जानकारी मिली है या नहीं मिली है, उसके अनुसार हम मध्य प्रदेश के इतिहास को नोटिस करते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो इतिहास के तीनों चरणों में, इतिहास के ये तीनों चरणों में मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है। पर इसमें भी अब इनके भी अलग अलग पार्ट डिवाइड मिलेंगे आपको। जैसे हम इसको ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और उसके बाद इसको हम बोल देते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे प्राचीन इतिहास को हम ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो भाई क्या इनमें आपको मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से भारत का इतिहास 3 पार्ट में मुख्यतः बटा हुआ है, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और उसके बाद मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इतिहास को 3 भागों में मुख्य तौर पर विभाजित किया गया या बांटा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, सेम इसी की तरह जैसे भारत में था, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है। जैसे भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं वैसे मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हम मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। मतलब मध्य प्रदेश का इतिहास भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित मिलता है। पहला
प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा देखेंगे हम मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आधुनिक इतिहास, या मध्यकालीन या आधुनिक काल। ठीक है, ऐसे तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऐसे तीन भागों में बटी हुई। अब ये तीन भाग मिडाइवल, ये ऐसा क्यों क्यों बोलते हैं, कब से बोलते हैं, किस अवधि को बोलते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे अलग अलग समय में। प्राचीन इतिहास की बात करते तो ऐसा समय जिसके बारे में जिसको हमने कभी देखा नहीं, आंखों देखा नहीं है, सिर्फ हमने इसके बारे में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। वहां पर जो विभिन्न चीजें मिली उनके अनुसार हमने अनुमान मात्र लगाया, या कुछ जगह तिथियां मिली, कुछ जगह तिथि नहीं मिली, कुछ जगह साक्ष्य मिले, कुछ जगह लिखित साक्ष्य मिले, कुछ जगह जो साक्ष्य मिले उनको हमने पढ़ नहीं पाए। उस आधारों पर हम जो समय देखते हैं कि निश्चित समय हमने ऐसा डिवाइड कर दिया था। सामान्यतः हम एक समय बांट लेते हैं कि लगभग 10 से 11वीं जो शताब्दी या सॉरी ईस्वी जो है, इसके पहले का जो समय रहा है, ठीक है, इसके पहले का जो समय रहा है वो प्राचीन इतिहास का है। ठीक है, 10 से 11वीं शताब्दी जो मतलब उसके पहले का जो समय है वो प्राचीन इतिहास रहा। इसके बाद का समय जो रहा ये मध्यकालीन रहा, जो 17वीं मतलब शताब्दी तक रहा है। ठीक है, 1707 तक का। और उसके बाद का जो समय रहा 1707 से लेकर अब तक का, ऐसा मानते हैं कि ये आधुनिक का समय रहा है। ठीक है, इससे पहले का पूर्व का समय ये है प्राचीन इतिहास। पर कब शुरू हुआ इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। ठीक है, हम एक अनुमान मात्र लगाते हैं और अनुमान के अनुसार बताते हैं कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि मानव जीवन के आरंभ से ही इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि निश्चित कोई तिथियां नहीं है। ठीक, क्लियर इतना। तो यहाँ पर सिर्फ अभी इसको सामान्य तौर पे समझ लेना, फिर एक एक करके हम इसका विस्तार करते चलेंगे। ठीक है, तो तीन भागों में विभाजित किया गया है भारतीय इतिहास को भी और मध्य प्रदेश के इतिहास को भी। इसको भी हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तौर पे डिवाइड करते हैं, आधुनिक इतिहास के रूप में विभाजित करते हैं। ठीक है इतना। चलिए अब इसमें आते हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास। देखोगे ये जो इतिहास है, मतलब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की यदि हम चर्चा करते तो इतिहास के बारे में पहले किसी ने जाना नहीं था। मतलब क्या है किसी ने देखा नहीं, आंखों देखा हाल नहीं है। सिर्फ हम विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से, ठीक है, सिर्फ हम विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से हम ये बतलाते कि किस समय में कैसा हुआ होगा। एक अंदाजा मात्र है, एक अनुमान मात्र है, निश्चितता कहीं पर भी नहीं है। और इसी कारण से विभिन्न जो पुरातत्वविद हो गए, इतिहासकार जो हो गए, वो किसी एक बिंदु पर अलग अलग मत देते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने सोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं सोर्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर विभिन्न चीजों को देखते हैं। अब जहां अधिकांश लोगों का एक मत हुआ, जिस किसी टॉपिक पे अधिकांश लोग एक बात बोलते हैं, तो उसी बात को हम मान लेते हैं कि ये सही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अभी जो प्राचीन इतिहास है इसको भी हम देखें तो इसको भी मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। उसमें देखिएगा पहला पहला है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कब का समय, किस समय की बात करते हैं या कौन सा किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, सेकंड आता है आद ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हम हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, ऐसे तीन पार्ट में बटा हुआ है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐसे तीन भागों में विभाजित है आपका प्राचीन इतिहास। क्लियर है इसका। ठीक है, अब क्या होता है प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है उसको चेक कर लेते हैं, किन किन को ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
किन किन को ऐसा कहा जाता है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक एक करके, चलिएगा। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो ऐसा समय था, देखो मैंने अभी बताया था कि भाई इतिहास में सिर्फ हमने सोर्स, साक्ष्य के माध्यम से विभिन्न चीजों को बतलाया, कोई वहां था नहीं। जो विभिन्न चीजें हमको वहां खुदाई के दौरान मिली है या अन्य जो चीजें वहां पर हमको प्राप्त हुई, उनके अनुसार हमने अनुमान लगा दी कि ऐसा रहा होगा उस समय में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राग, इसको जब हमने तीन भागों में डिवाइड किया तो किस आधार पर किया है, तो सबसे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है, यह वह समय माना जाता है या उस काल को कहते हैं जिस समय में कोई भी लिखित साक्ष्य या कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इतिहास का वह समय जिस समय में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे और कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब इसमें क्या क्या चीजें नहीं मिली थी, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है, और कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला कहने का मतलब, लिखित का मतलब वहां पर कोई भी शिलालेख नहीं मिले, कोई भी आपको कहना चाहिए भित्ति लेख नहीं मिले आपको वहां पर। शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, ना ही भित्ति लेख, ना ही दीवारों पर लिखा हुआ कुछ मिला, ना ही पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब ये कि पर्टिकुलर यदि लोकेशन में हमने किसी चीज की खुदाई की, जो खुदाई के दौरान जो विभिन्न चीजें प्राप्त होती थी बाकी समय में, वो यहाँ पर नहीं मिली है। मतलब इस समय में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मतलब इस समय के कोई साक्ष्य ही नहीं थे, ठीक है। एक अनुमान मात्र है कि उस समय में पहले कभी ऐसा रहा होगा, एक अनुमान के अनुसार हम इन चीजों को बता देते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब सेकंड आता है आध ऐतिहासिक काल। अब ये जो आध ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है, इस समय में क्या हुआ, लिखित साक्ष्य मिले, ये नहीं मिले, ये दोनों चीजें नहीं मिले। यहां पर लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिले थे यहां पर, और यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। पर यहां अंतर यह हुआ कि उस समय के लोगों ने क्या लिखा वो हमने नहीं पढ़ सके। लिखित साक्ष्य में क्या हुआ कि इसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है। अब क्यों नहीं पढ़ा गया, भाई उस समय के लोगों ने लिखा है, ठीक है, उस समय के लोगों ने लिखा है ऐसे, तो भाई उनकी क्या भाषा थी वो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके और हमारे बीच में कोई कॉन्टेक्ट जोन नहीं था, ठीक है, कि कोई व्यक्ति उनको भी समझता था और हमको भी समझता था, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला हमको, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी हुई चीजों को हमने पढ़ नहीं पाया। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न चीजें लिखित मिली जरूर, पर हमने उसको पढ़ नहीं सका। हाँ, वहां पर हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, तो हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिले, पर इसको हमने पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं सके, क्योंकि कुछ भी ऐसा लिख दिया होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी लिख दिया होगा, कुछ भी संकेत थे, हम समझ नहीं पाए उन चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकल जो पीरियड रहा, इस समय में हमको लिखित साक्ष्य मिले, जिसको हमने क्या कर लिया, लिखित साक्ष्य को हमने पढ़ लिया। जो लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य जो मिले उनको हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले उनको भी हमने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन कर लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब हम सभी चीजों को अच्छे से समझने लग गए जो इतिहास के दौरान हमको मिली थी, चाहे वो लिखित साक्ष्य हो या फिर वो पुरातात्विक साक्ष्य हो, ठीक है। तो ऐसा प्राचीन इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्लियर है इतना। तो भाई यहाँ पर हमने लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़ सकते। पुरातात्विक साक्ष्य कुछ हद तक यहाँ पर मिले थे हमको, ठीक है, कुछ हद तक मिले थे जिसको हम समझे पर बाद में समझे थे। यहाँ पर भाई हम इनको पढ़ ही नहीं पाए, लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए, यहाँ पर पढ़ भी दिया और ये भी चीजें विस्तारित तौर पर हमको मिल गई जिनको हम पहचान सकते थे, ठीक है। इतना समझ लिया आपने। प्राचीन इतिहास में चलते हैं, उसको भी हमने तीन भागों में बांट दिया। अब इसके बाद आते हैं पहला वाला, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला काल प्राग ऐतिहासिक काल। पर उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी समस्या रहती है ईसा पूर्व और ईस्वी में, ईसा पूर्व और ईस्वी में समस्या रहती है ना। तो इतिहास में एक टाइम ड्यूरेशन है जिसको हम निश्चित तौर पे नहीं मानते, बस ऐसा एक अनुमान मात्र है कि बोले भगवान ईसा मसीह जो है, इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था उस समय को इन्होंने क्या मान लिया, जीरो, ठीक है।
और बोले इसके पहले और इसके बाद का समय। तो बोले ये जो है ईसा मसीह का जन्म है, इसके पहले का जो समय रहा इसको इन्होंने क्या बोल दिया, ईसा पूर्व बोल दिया। ठीक है, और इसी को अंग्रेजी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कहने का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ठीक है, और उसके बाद का जो समय रहा उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्वी। ठीक है, जिसको एडी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एडी। ठीक है, इसको एनाडोमी के नाम से भी जानते हैं। एनाडोमी का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से। अच्छा, दो भागों में इसको मतलब इस समय को मान लेते, ये मान लेते कि कभी किसी समय भगवान ईसा मसीह का जन्म, उसके पहले की घटना है और इसके बाद की घटना है। यहाँ पर जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमेशा माइनस में आता है, यहाँ आते तक, यहाँ आते तक माइनस में आता है। मान लो यहाँ पर ये 100 है पहले, तो 100 पहले 0 हुआ होगा, तब जा करके माइनस में रहा होगा। माइनस में जैसे 100 के बाद 99, 99 98, ऐसा करते करते घटते हुए 0 आया, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 करके प्लस में गया। ठीक है, तो ऊपर में मतलब ईसा पूर्व में समय हमेशा माइनस में चलता है। ठीक है, और ईस्वी में समय हमेशा प्लस में चलता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आगे उन्हीं चीजों को बताने वाला। यहाँ जब हम टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे तब आपको ये समस्या आ सकती है, ईसा पूर्व और ईस्वी वाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है। ठीक है, ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, चलिएगा। अब आगे बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का बड़ा महत्व रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर हम विभिन्न चीजों को यहाँ पर देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं कि क्या थे, कौन कौन से पुरातात्विक यहाँ पर हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन से स्थल रहे हैं, उसके लिए उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर चलेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, चलिएगा। अब सबसे पहले यदि बनाते हैं यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास में देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान रहा है। मतलब इस क्षेत्र से भी विभिन्न साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न चीजें रही होगी, ऐसा एक अनुमान मात्र है। ठीक है, पर अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसको मैंने बताया था कि इस समय पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे और लिखित साक्ष्य मिले थे, पर लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया, पुरातात्विक साक्ष्य के जरिए ही हमने विभिन्न चीजों को निश्चित किया था। ठीक है, अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसको विभिन्न अलग अलग 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको विभिन्न अलग अलग 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें पहला है आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा है आपका पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा जो है आपका वो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अंग्रेजी बताते चलूंगा सबकी, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? किसी को दिक्कत? कंटिन्यू करें, चलेगा, है ना? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, आगे देखिएगा। ये जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग 4 भाग है। प्रागैतिहासिक काल को भी हमने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया है। ठीक है, उसको बतला रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पर कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। भाई तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिले? क्या मिले? पाषाण मिले, पत्थर मिले। क्या मिले? पत्थर मिले। ठीक है, इनको अंग्रेजी में बता सकते हैं हम, इसको पेलियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड, है ना? जो अंग्रेजी वाले हैं बिल्कुल वो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नवपाषाण काल को नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, और उसके बाद ताम्र पाषाण काल को हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक।
कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, ऐसे 4 भागों में डिवाइड था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐसे 4 भागों में डिवाइड था आपका प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसमें भी देख लेते हैं। तो भाई सबसे बेसिक चीज मैंने बताया कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिला, आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस मिले हैं हमको, उन आर्कोलॉजिकल एविडेंस में हमको क्या मिले, पाषाण मिले। क्या मिले, पाषाण मिले, मतलब पत्थर मिले हैं। और इन्हीं पत्थरों के माध्यम से हम इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब उसमें पत्थर पूरा पाषाण काल की यदि बात करें, चारों को थोड़ा डिवाइड करके बता रहा हूँ कि पत्थर तो चारों समय में मिल रहे, तीनों समय में, चलो चौथे समय में मिल रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल में इस समय में पत्थरों का उपयोग किया गया, पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। एक प्रारंभिक उपयोग था, मतलब है कि पत्थरों को इन्होंने उपकरण के तौर पे यूज किया, पर उसको एक जो आवश्यक आकार था वो दे नहीं पाए थे, एक प्रारंभिक आकार दे पाए थे। पूरी तरह से उसको अपने अनुसार उन्होंने बदला नहीं था, नहीं बदल पाए थे उसको। ठीक है, ये था पूरा पाषाण काल, जिस समय पत्थरों का पूर्णतः उपयोग नहीं था, जैसा चाहते थे उस प्रकार का उपयोग नहीं था जो वर्तमान में हम कर सकते, वैसा उस समय में नहीं कर सकते थे। तो हम बोल सकते हैं पत्थरों का एक प्रारंभिक उपयोग का जो काल रहा है उसको हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। अभी सिर्फ मैं बेसिकली इनकी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम इसको विस्तारित पढ़ेंगे, है ना। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, इसमें क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल की अपेक्षा पत्थरों का ज्यादा अच्छा उपयोग, मतलब बेहतर उपयोग करना सीख गए इस समय में। यहाँ पर उतना अच्छा उपयोग नहीं कर रहे थे, प्रारंभिक उपयोग कर रहे थे। अब कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हम उसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते ना, तो शुरुआती दौर था वो। और मेसोलिथिक में क्या हुआ, थोड़ा बेहतर किया हमने उससे, और नौ पाषाण काल में उसमें कुछ नया करने लग गए, और भी नया। अब भैया हम कोई भी चीज सीखते हैं, मान लो आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे शुरुआत में, तो पहले कैंची चलाते बड़े हिसाब से, है ना, और तकलीफ में ही सीखते हैं उसको। और थोड़ा सा बड़ा हो गए, मतलब कैंची चला रहे मतलब पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया उसके बाद मध्य पाषाण काल, मतलब आप सीट पे बैठना सीख गए हैं। ठीक है, सीट पे बैठना सीख गए, तो आप मध्य पाषाण काल में आ गए मान लो। और नव पाषाण काल के बाद आप उसमें बैठ करके आप कर्तव्य कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, वो हो गया नव पाषाण काल। मतलब यहाँ पर पत्थरों के से विभिन्न चीजें बनाने लग गए, है ना। यहाँ पत्थरों से क्या करने लगे, अब विभिन्न चीजें, नई नई चीजें बनाने लगे, जैसे मूर्तियां बनाने लगे। अभी पहले तो सिर्फ उपकरण बना रहे थे, अब इसमें क्या करने लगे, मूर्ति बनाने लगे, विभिन्न प्रकार का आकार देने लग गए, विभिन्न चीजें और बनाने लग गए इसमें। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर इस दौरान करने लग गए थे। और ताम्र पाषाण काल, अब इसमें क्या कर लिए, पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि अब हम विभिन्न चीजें सीख चुके थे। तो उसमें और बेहतर करने के लिए, और बेहतर करने के लिए हमने तांबे का उपयोग भी इनके साथ में करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इतना समझ गए आप, ये चारों आपको मैंने बतला दिया। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, अभी मैं प्राग ऐतिहासिक काल में ही चल रहा हूं, चारों को बताया हूं सिर्फ बेसिकली, एक एक का विस्तार अभी करेंगे। पर उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, कुछ फैक्ट जो बन के आते हैं मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक काल का प्रारंभ प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ, यह स्पष्ट तौर पे कहा जाता है। यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछ रहे कि मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत कब से हुई है, तो आप बताएंगे प्राग ऐतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, इस समय से इसकी शुरुआत हुई है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे यहाँ एक और जो लाइन बनती है, फैक्ट बनता है कि मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, गौर करना, मैंने शब्द बोला है कि मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता, मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता, मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है भाई, मानव सभ्यता मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब कि मानव कैसे रहते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, क्या वेशभूषाएं थी, क्या करते थे, क्या दिनचर्या होती थी। ठीक है, इसकी जो जानकारी हमको यदि मिलती है इतिहास में, तो वो मध्य प्रदेश से मिलती है। सबसे पहले कहां से मिलती है, मध्य प्रदेश से। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कैसा था, क्या करता था, क्या क्या उसकी गतिविधियां होती थी, इनके साक्ष्य हमको कहां पर मिलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में, वो भी किस क्षेत्र में, भारत के, तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इनकी जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र बिंदु कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले भारत के किसी क्षेत्र से
मानव सभ्यता की जानकारी मिलती है तो वो कहां से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा गया। क्वेश्चन ये बेसिक से पूछ सकता है कि भारत में मानव सभ्यता की शुरुआत या प्रारंभिक शुरुआत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, या उसका विकास कहां पर हुआ है, या मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कहां से माना जाता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में भी हम विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी से देखें तो अभी हम प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे, नर्मदा घाटी से हमको विभिन्न साक्ष्य मिले, विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, विभिन्न पाषाणिक उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे हमको पता चल जाता है कि पहले कभी मानव वहां पर रहा है और वो इन प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते थे, उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी। ये जानकारी हमको उन उपकरणों के माध्यम से मिलती है। अब यदि इनमें भी उपकरणों की बात करें तो खुरचन, तो इसमें वो पत्थर की कुल्हाड़ी है ना, ये विभिन्न चीजें हमको यहाँ पर मिली, जिनको अलग अलग नाम से काश, मुष्ठार, ऐसे इनके नाम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इनके नाम ले, खुरचन इनके नाम मिलेंगे। तो ये सब उस समय में हमको सबसे पहले यदि कोई मिले हैं तो कहां से मिले? मध्य प्रदेश से मिले। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिए? मध्य प्रदेश को भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र बिंदु। बाकी जगह भी मिले पर सबसे पहले यहां से मिले और सर्वाधिक यहां से मिले, इसलिए केंद्र बिंदु रहा। ठीक है, क्लियर? इतना समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक, आगे चले और चलेगा आगे और कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है, आगे और कंटिन्यू करता हूं इसी को। चलिए, अब ये हो गए आपके, ये समझ गए आप प्रागैतिहासिक काल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी काफी काफी अस्तित्व इसका मध्य प्रदेश से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल, इसी का एक जो हिस्सा है पुरा पाषाण काल, उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई उसमें क्या क्या चीजें मिली है, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे क्या क्या चीजें मिली है। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल में है क्या चीज, इसको मैं अब बाकी को मिटा रहा हूं, सिर्फ इन तीनों को, इसको देख लो, पहले वाले को देखिएगा। ये जो पुरा पाषाण काल है, जो पेलोलिथिक पीरियड जो है, इस समय में अब क्या हुआ है मध्य प्रदेश में, तो इसका पहले टाइम ड्यूरेशन क्या है वो देख लीजिए, है ना। इसका जो टाइम ड्यूरेशन ऐसा माना जाता है कि ये 25,000 ईसा पूर्व रहा है। मतलब भगवान ईसा मसीह के जन्म के 25,000 वर्ष पहले का जो समय है उसको हम पुरा पाषाण काल कहते हैं, उसको हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तभी बेसिकली अब ये इसमें भी भैया बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ बुकों में इसको लाख में दिया है, कुछ में 1000 में दिया है ना। तो परेशान नहीं होना, हम हिंदी ग्रंथ अकादमी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और वो जो बताएगा उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन राइट किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 25,000 ईसा 25,000 वर्ष पूर्व, ईसा मतलब ईसवी पूर्व, मतलब भगवान ईसा मसीह के जन्म के 25,000 वर्ष पहले का जो समय है उसको हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया था कि पुरा पाषाण काल का मतलब ये कि इस समय में हम पाषाण का उपयोग कर रहे थे उपकरणों के लिए, मतलब जो उपकरण बना रहे थे मानव उस समय में, उसमें पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, पर ये जो उपकरण थे उतने अच्छे नहीं थे, विकसित नहीं थे, प्रारंभिक तौर पर इनका उपयोग किया जा रहा था। मतलब यदि मान लो पत्थर से कोई हथियार बना रहे हैं तो वो उतना मजबूत नहीं बनता था, उसका आकार उतना सही नहीं दे पा रहे थे इनकी शुरुआत। ठीक है, इसलिए इसको पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब ये पुरा पाषाण काल के दौरान के जो उपकरण है जो हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ मिले और कौन कौन से क्षेत्र मिले उसको देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिएगा। फिर जो पुरा पाषाण काल जो रहा है, मतलब भगवान ईसा मसीह के जन्म के 25,000 वर्ष पहले का जो समय रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो बोले इस समय में जो उपकरण मिले हैं, इस समय में जो जो उपकरण मिले हैं वो अपने आप में सबसे बेहतर उपकरण रहे हैं। ऐसे उपकरण ना तो आपको उत्तर भारत में मिले ना ही दक्षिण भारत में मिले। ठीक है, ऐसे उपकरण ना तो उत्तर भारत में मिले ना ही दक्षिण भारत में मिले। ठीक है, इसलिए यहाँ एक फैक्ट बन के आता है कि इस काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के पुरातात्विक हथियारों औजारों का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, या उनका संगम स्थल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो जिस प्रकार के औजार इस समय में उत्तरी भारत क्षेत्र में मिले थे, जिस प्रकार के उपकरण हमको दक्षिणी भारत क्षेत्र में मिले थे, उन दोनों प्रकार के उपकरण और कहना चाहिए औजार वो आपको मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। इसलिए इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के उपकरणों और औजारों का संगम स्थल रहा है। ये स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है। क्वेश्चन बेसिकली पूछ सकता है आपको कि भाई
किस समय को भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के उपकरणों और औजारों का संगम स्थल कहा गया है? ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि पुरापाषाण काल के औजारों का संगम स्थल किस राज्य को कहा गया है, किस स्थान को कहा गया है? तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश को कहा गया है, क्योंकि तो मध्य प्रदेश उत्तर में भारत और कौन सा भारत उत्तर बोले? भारत, उत्तर भारत और उत्तर भारत दक्षिण और भारत भी, भारत, ओके। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भैया, है ना। अरे हम क्या है, मध्य प्रदेश वाले हम बीच में हैं। हम ही भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, ऊपर वाला भाग उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत, है ना। हम बीच में हैं भाई, हम बीच में हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पाषाण कालीन जो उपकरण हमको मिले हैं, वो उत्तर भारत में जो प्राप्त हो रहे थे वाले भी यहाँ पर मिल गए, और दक्षिण भारत में जो प्राप्त हो रहे थे वो भी यहाँ पर मिल गए। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, उसका संगम स्थल बोल दिया। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर फैक्ट जो बनता है, फैक्ट में यही बोलेंगे कि मध्य प्रदेश दक्षिण भारत और उत्तर भारत के उपकरणों औजारों का संगम स्थल रहा है। कब कब रहा है? तो पूरा पाषाण काल के दौरान। अब ये संगम स्थल रहा है, ये जानकारी कैसे कंफर्म होती है, किस प्रकार से हम इसको स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि सही में संगम स्थल रहा है? तो भाई आपने मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियों को देखा होगा। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के बता रहा हूँ, यहाँ देखना गौर से, है ना। ठीक है, यहाँ देखिएगा। देखिएगा यहाँ गौर से, है ना। अब देखो, ये जो इस समय जो देखा गया, अधिकांश जो उपकरण जो औजार मिले वो हमको नदियों के किनारे मिले। आप तो ऐसे पूरे इतिहास को देखेंगे तो नदियों के किनारे ही मिलता है। अब क्यों मिलता था, उसके पीछे भी रीजन ये रहा कि भाई मानव है, मानव को जो अपने दैनिक आवश्यकता की जो चीजें नदियों से प्राप्त हो, जैसे पानी, पीने का पानी, उसके बाद खाने के लिए जो विभिन्न चीजें जो उस समय उनको चाहिए होती थी। यदि मान लो उस समय वो खेती करना नहीं जानते थे, तो भाई उस समय क्या करते थे, ये पशुओं को मारते थे। भाई उनका शिकार करना, तो पशु भी कहाँ आते थे, नदियों के किनारे। या फिर यदि वनस्पति का यदि सेवन करते थे, तो भाई वनस्पति वाली चीजें भी जो है आपको नदियों के किनारे मिलती, जहां नमी थी वहां मिलती। इस कारण से अधिकांश जो सभ्यताएं आपको नदियों के किनारे ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में भी जो हमको इसकी जानकारी मिलती है, जो विभिन्न उपकरण मिले हैं, अब भाई आदमी जहां रहेंगे वहीं पर तो अपने उपयोग चीजों को रखेंगे ना। तो इनसे ये स्पष्ट होता है, जो विभिन्न जो नदियां रही है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर नर्मदा के बारे में, कि नर्मदा देखो, ये अमरकंटक से नर्मदा जो गई है, ठीक है, इस प्रकार से जो निकल के ऐसी नर्मदा इस ओर बही है। तो इस नर्मदा के किनारे में भी ऐसे विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा के किनारे में जो विभिन्न स्थान रहे, वहां पर भी ऐसे अलग अलग उपकरण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यदि हम देखें तो चंबल, ठीक है, ये नर्मदा हो गई, समझ में आ गया सबको, नर्मदा। ठीक है, फिर चंबल देखते तो यहाँ से निकलती चंबल इस प्रकार से, ये ऐसी गई हुई है। ठीक है, तो चंबल के किनारे में भी मध्य से जो कुछ क्षेत्र रहे हैं, वहां पर कुछ साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण कालीन। ठीक है, साक्ष्य यहाँ पर भी मिले, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उपकरण मिले, औजार मिले हैं। ठीक है, अभी स्थान बताते चलूंगा, मैं सिर्फ नदियों किनारे के नाम बता रहा हूँ, नदियों के नाम बता रहा हूँ। तो भाई एक तो हो गई आपकी चंबल नदी, सॉरी नर्मदा नदी, दूसरी होगी चंबल नदी। चंबल के किनारे हमको विभिन्न साक्ष्य मिले। तीसरा देखे तो बेतवा के किनारे, अभी बेतवा यहाँ से निकली रायसेन से, रायसेन कुमरा गांव से ऐसी गई है इस प्रकार से बेतवा नदी, तो इसके किनारे में भी हमको साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके अलावा और देखा जाए तो सोन नदी, सोन नदी देखा जाए तो ये भी यहाँ से ऐसे निकलते हैं, ऐसी जाती है सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी किनारे में भी ऐसे देखा जाए तो मुख्यतः चार जो नदियां मिलती है, इन चार नदियों के किनारे पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका नर्मदा एक, दूसरी चंबल, तीसरी बेतवा, और चौथी सोन। अब इनमें भी पर्टिकुलर लोकेशन देखता है, अभी तो मैं सिर्फ नदियां बताया, अब नदियों में भी पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर हमको ऐसे उपकरण खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। अभी ऐसे नहीं कि ऊपर मिल गए, आप खेलने कूदने गए और मिल गए, अभी यहाँ खुदाई हुई है, किसी कारणवश खुदाई हुई, और खुदाई के दौरान जब ये चीजें मिलने लगी तो और खुदाई की गई, और चीजें प्राप्त होती गई। ठीक है, तो खुदाई के दौरान चीजें हमको प्राप्त होती गई है। ठीक, तो नर्मदा में भी देखिए, तो नर्मदा किनारे में आप गौर करना, यहाँ पर दो स्थान है। तो नर्मदा देखते हैं, तो नर्मदा जो है एक्चुअल में यहाँ पर होशंगाबाद, तो होशंगाबाद से बहती है। अब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। ठीक है, तो जो नर्मदापुरम है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो स्थान में देखने को मिलते हैं। एक तो आपका भाई पचमढ़ी आता है यहीं पर, ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पर आदमगढ़। दो स्थान, एक तो आदमगढ़ और दूसरा पचमढ़ी।
ये जो दो स्थान है होशंगाबाद के, अब दोनों स्थान जो है होशंगाबाद में आते हैं और दोनों नर्मदा के किनारे हैं। ठीक है, इन दोनों ही स्थानों पर हमको पर्याप्त मात्रा में पूरा पाषाणकालीन उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब कहना कि ये साक्ष्य हमको यहाँ से मिल जाते। पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले, तो नर्मदा नदी किनारे में, कहाँ पर, आजमगढ़ और पचमढ़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, अब मैंने बताया चंबल के किनारे भी मिले, तो चंबल किनारे यहाँ देखिएगा, यहाँ ये जो स्थान है ये है जावरा। जावरा मंदसौर में आता है, मंदसौर यहाँ पर जिला है, मंदसौर जिले में आता है जावरा। ठीक है, कई जगह बुक में आवरा मिलेगा, पर आवरा नहीं, जावरा है, कंफर्म है। ठीक है, क्लियर है, आवरा नहीं है, जावरा है, कई बुक में आवरा मिल जाएगा। तो ये जो जावरा है, जावरा से भी ऐसे हमको विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए, विभिन्न उपकरण मिले। अब क्या क्या उपकरण मिले अभी पर्टिकुलर लेके जाऊंगा। ठीक है, कि उपकरणों में क्या क्या थे, कभी हस्त कुठार, खुरचन, मुष्ट, ऐसे नाम मिल जाते हैं इनके। हस्त कुठार का मतलब क्या हो सकता है, हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी को कहा गया है। ठीक है, खुरचन जो नीचे से ऐसे जमीन को खुरचने के लिए बनाए गए थे, सब पत्थरों से बने हुए थे उस समय के। ठीक है, खुरचन। ठीक है, और एक मुष्ट, मुष्ट मतलब वो एक चाकू के टाइप का एक आकार का एक होता था, जिससे अपन मतलब जमीन को खोदने का काम करते थे उससे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है, पत्थरों से बनी हुई। ठीक है, तो भाई आदमगढ़ एक, पचमढ़ी, ये दोनों क्षेत्र नर्मदा के किनारे वाले। चंबल के किनारे में कौन था, जावरा मंसूर, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर आते हैं हम बेतवा के किनारे, तो भाई यहाँ पर आपने सुना होगा नाम भीमबेटका का। भीमबेटका कहाँ आता है, रायसेन में। भीमबेटका रायसेन में आता है। इसके अलावा यहीं पर देखते हैं, और तो रायसेन में भीमबेटका के अलावा जो विभिन्न और स्थान है उसके किनारे के, वहां पर भी चीजें मिली है। तो हम भीमबेटका को मुख्यतः मानते हैं कि भीमबेटका में भी पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा सोन नदी, तो सोन नदी किनारे में जो इर्द गिर्द स्थान जो रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ स्थान आते हैं यहाँ पर भी, वहां पर भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए। तो हम बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल में ये जो चार नदियां रही है, नर्मदा, और क्या उसके बाद चंबल, फिर रही बेतवा और फिर सोन, ये चारों नदियों किनारे में हमको पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिनमें क्या मिले हमको, पत्थरों से बने हुए औजार या उपकरण प्राप्त हुए। इतना समझ गए सभी लोग। ठीक है, क्या सभी लोग इतना समझ गए हैं? समझ गए हैं तो आगे और कंटिन्यू करता हूं मैं इस चीज को। ठीक है, और देखते भैया इसमें। ठीक है, चलेगा। कुछ लोग लेट आए हैं, कोई बात नहीं भैया, कल से टाइम पे आ जाएंगे, मैं अब टाइम पे ही बना रहूंगा, है ना। अभी तक कभी कभी हो गया था तो सक्रिय हो गई थी। ठीक है, पर अब कंटिन्यू बने रहेंगे, चलेगा। अब यहाँ पर भी पर्टिकुलर और लोकेशन लेके चलो। अभी तो मैं नदियों के किनारे की लोकेशन को बताया, पर और एक्चुअल लोकेशन को लेके चलो तो संग्रामपुर का नाम आपने सुना होगा, संग्रामपुर दमोह। ठीक है, यहाँ पर आता है, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर संग्रामपुर, संग्रामपुर दमोह, दमोह में आता, दमोह जिला है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत चर्चित स्थल रहा है किस समय का, ये भी बहुत चर्चित स्थल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको विभिन्न पुरातात्विक स्थल मतलब उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं, तो ये सब बता रहा हूँ, जितने भी स्थलों के नाम बताना सब पूरा पाषाणकालीन स्थल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा केन घाटी, केन घाटी मतलब केन नदी, केन नदी कहाँ से निकलती है भाई, तो केन नदी देखिएगा, केन नदी जो है, ये जो आपका यहाँ पर जबलपुर, जबलपुर के पास जो कटनी, कटनी से निकलती है, और ऐसे निकल करके, कटनी से निकल करके इस प्रकार से जाती है ऐसी। ठीक है, केन नदी छतरपुर होते हुए, केन, कटनी, पन्ना, छतरपुर होते हुए प्रवाहित होती है। तो केन घाटी के किनारे में भी हमको ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, और भी जगह मिले हैं। ठीक, अच्छा एक और खास बात यहाँ पर, कि जो पूरा पाषाण काल रहा है, इस समय में मैंने अभी बताया था कि होशंगाबाद जिले से हमको क्या मिले हैं, विभिन्न पुरातात्विक स्थल मतलब उपकरण मिले, जिसमें पाषाण उपकरण रहे, पत्थरों से बने उपकरण मिले। और इसके अलावा एक बड़ी खास बात यहाँ नोटिस करना, एक खास बात ये रही है कि इसी होशंगाबाद से, इसी होशंगाबाद में एक स्थान है हथनौरा। है क्या होशंगाबाद में हथनौरा? क्या सुना है आपने सभी ने, किसी ने सुना है? चलो अभी छोड़ दो, पर्टिकुलर लोकेशन को छोड़ दो। ये जो होशंगाबाद रहा है, इस होशंगाबाद में यहां से हमको स्तनधारियों के जीवाश्म मिले, स्तनधारी के जीवाश्म मिले।
फॉसिल से मिले हैं। ठीक है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा पाषाण काल में हमको जीवाश्म मिला। अब जीवाश्म मिले हैं तो भाई इससे भी ये पता चलता है कि ये समय कितना पहले का होगा, क्योंकि भाई जीवाश्म बनने में भी बहुत लंबा समय लगता है। जीवाश्म बहुत कम समय में तैयार नहीं होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है जीवाश्म को तैयार होने में। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि कभी आपको पूछ लिया कि मध्य प्रदेश से किस स्थान से स्तनधारी को जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे से हमको ये स्तनधारियों के जीवाश्म प्राप्त हुए। अब जीवाश्म कैसे बनते हैं शायद आप लोग को मालूम होगा, मालूम है किसी को? फॉसिल से जिसको बोलते हैं, कैसे बनते हैं? तो फॉसिल से बनने की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, कई वर्षों पहले पृथ्वी में के कारण यदि कोई जीव पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, उसकी किसी लेयर में दब जाते हैं, और जब वो वहां दब जाते हैं तो वहां पर उनको उस जीव को समाप्त होने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो मतलब आवश्यक जो गैस होती है वो प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी दशा में वो क्या हो जाते हैं, एक जीवाश्म के तौर पर विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि किसी व्यक्ति को हम किसी जीव को यदि हम मार करके खुले में छोड़ दे तो वो जीव अपने आप समाप्त मतलब गलने लगता है। अब गलने क्यों लगता है? क्योंकि उस जीव को मारने के लिए उस पर विभिन्न जीव जन्म ले लेते हैं, जिनको मृतोपजीवी बोलते हैं। ऐसे जीव जो किसी मरे हुए जीव को मारने के लिए मतलब उसकी बॉडी को उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको खाने के लिए, उसको खत्म करने, उसको भक्षण करने के लिए वो उस पर पैदा होते। पर उनको उस पर पैदा होने के लिए भी पर्टिकुलर भाई वो भी जीव है तो उनके लिए भी आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जीवाश्म का जहां निर्माण होता है उन जगहों पर यदि कोई जीव मान लो किसी पृथ्वी की लेयर में दब गया है, अब वहां दबा है तो वहां पर वो जिस जगह पर दबा है वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं पाई, या ऑक्सीजन वहां पर है ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियसली जो बॉडी वहां दबी है किसी जीव की, तो उस बॉडी को गलाने के लिए वहां पर कोई जीव पैदा ही नहीं हो पाया। अब भाई जीव पैदा ही नहीं हो पाया तो वो उस लेयर में मतलब लंबे समय तक ठोस अवस्था में बना रह गया। अब बना रह गया तो उसी आकार की वहां पर एक लेयर टाइप की बन गई, मतलब उसका शेप की ही ऐसी लेयर टाइप की बन जाती है, या उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अर्थ की उस लेयर में छप जाता है। ठीक है, जिसको हम जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, यदि बॉडी गल जाती है तो जीवाश्म नहीं बनता। ये सब प्रोसेस होने में लंबा समय लगता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूरा पाषाण काल बहुत पहले का समय रहा है, बहुत पुराना समय रहा है। ठीक है, तो स्तनधारी के जीवाश्म पूरा पाषाण काल में मिलते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे से। ठीक है, कितना समझ गए होगे आप लोग? ठीक है, और लेके चलता हूं। तो भाई ये जितनी भी जानकारी बता रहा हूं ये जानकारी किसी ने तो किसी पुरातत्वविद ने तो बताया होगा, है ना, हम अपने अनुसार तो नहीं बता सकते। तो विभिन्न जगह पर जानकारी मिलती है कि ऐसे जो जीव है मतलब ये जो जानकारियां जो हमको प्राप्त हुई है ये भी पर्टिकुलर व्यक्तियों के द्वारा ही बतलाई गई है। अब पर्टिकुलर व्यक्तियों में देखा जाए तो पुरा पाषाण काल के बारे में मध्य प्रदेश में जो पुरा पाषाण काल के कालीन स्थल मिले हैं इनकी जानकारी दो पुरातत्वविदों ने दी है मुख्यतः। एक देखा जाए तो डॉक्टर अरुण सोनकिया और दूसरे डॉक्टर एच डी सांकल्ली, और उनके साथ में एक और है सुपेकर। ठीक है, ये जो तीन व्यक्ति रहे हैं इनका बड़ा योगदान रहा है। इन तीन व्यक्तियों ने बतलाया था कि मध्य प्रदेश से किन किन क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब यह है कि इन इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वे करके ये सब चीजों की जानकारी प्राप्त की जो आपको मैंने बतलाया है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई कि पुरा पाषाण कालीन जो पुरातत्वविद है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, या फिर इन क्षेत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको इनके नाम भी याद रखना होगा। अब उसमें भी इनके द्वारा कुछ विशेष स्थान रहे जिन पे इन्होंने विशेष तौर पे ध्यान देते हुए विशेष खोज कर ली है, मतलब उसमें इन्होंने अपने आप में यूनिक खोज की है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पुरातत्वविद है। तो पहले देखिएगा अरुण सोनकिया, डॉक्टर अरुण सोनकिया, ये पुरातत्वविद है भाई। इनके नाम पूछ लेता है कभी कभी इसलिए बताना पड़ेगा। ठीक है, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया। ठीक है, ये पुरातत्वविद है जो पुरा पाषाण काल के समय के विभिन्न उपकरणों की जानकारी ने दी थी।
कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उपकरण मिले थे। मतलब इन्होंने मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण के माध्यम से इन्होंने विभिन्न चीजों को बतलाया है, व्यक्त किया है। उसमें अरुण सोनकिया की बात करें तो अरुण सोनकिया ने जो है मुख्यतः 1982 के समय में इन्होंने खोज करके बताया था, 1982 में बताया था इन्होंने कि सीहोर, सीहोर का नाम आपने सुना होगा। 1982 में इन्होंने बताया था कि जो सीहोर जो जिला है, सीहोर कहाँ आता है भाई, कहाँ आता है, यहाँ देखिएगा, ये रायसेन था आपका, भीमबेटका रायसेन, इसके लगा हुआ ये जो एरिया है ये सीहोर मान लीजिए, ये सीहोर है, भोपाल से लगा हुआ है सीहोर। ठीक है, ये जो सीहोर रहा है, सीहोर से इन्होंने विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी मिली, मतलब वहां पर इन्होंने खोज की थी। इन्होंने बतलाया है कि सीहोर में आता है हथनौरा, अभी बताने वाला था हथनौरा। तो सीहोर के हथनौरा नामक स्थान से इन्होंने उत्खनन के दौरान विभिन्न चीजें प्राप्त किया। विभिन्न चीजों में क्या क्या प्राप्त की, तो इन्होंने पहली बार मानव के जीवाश्म प्राप्त किए थे। देखो, मैंने इससे पहले बताया था कि होशंगाबाद में स्तनधारियों के जीवाश्म मिले। ठीक है, अब स्तनधारी में ये स्पष्ट नहीं था कि वहां पर मानव थे। ठीक है, यहां पर स्पष्ट है कि मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए। कहां पर हुए, सबसे पहले कहां पर हुए, तो भाई हथनौरा सीहोर में। और इसकी खोज कब हुई, 1982 में। किसने खोज की इसकी, तो अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अरुण सोनकिया ने 1992 में सीहोर के हथनौरा, लिख दे रहा हूं मैं, हथनौरा, क्या खोज की भाई इसने, खोज क्या की इन्होंने, इन्होंने यहां पर मानव जीवाश्म की खोज की थी। मानव जीवाश्म कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया जीवाश्म बनते, तो भाई यहां पर अब मानव जीवाश्म में क्या होगा कि मानव बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के ऐसे पार्ट जो गल ही नहीं पाए। मान लो किसी घटना से मानव के मतलब बॉडी जमीन के उस हिस्से में दब गई, किसी परत में दब गई, पर लंबे अरसे तक वो गल नहीं पाई। तो भाई उसके कुछ जो भाग होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो उसका जो स्कल होता है, खोपड़ी, ये जल्दी गलती नहीं है। ठीक है, तो वो मिल गए हमको वहां से। या फिर जा, मतलब ये जबड़ा, ये भी बहुत मजबूत चीज होती है, बॉडी के जो मजबूत पार्ट होते हैं। या उसके अलावा फिर विभिन्न प्रकार की जो हमारी बोन्स होती है, जो मजबूत बोन्स होती है, वो बोन्स हमको यहाँ पर प्राप्त हुई, जिनको हम मानव जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, तो अरुण सोनकिया ने 1982 में सीहोर के हथनौरा से मानव जीवाश्म की खोज की थी। क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। क्लियर है इतना। और ये भी कब के हैं मानव जीवाश्म, पुरा पाषाण काल के। कब के हैं, पुरा पाषाण काल के। ठीक है, उसके अलावा इसी समय, अच्छा, ये जो मानव जीवाश्म प्राप्त हुए थे, ये कहां पर हुई, सीहोर में। अब सीहोर के किनारे से भी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ से भी, नर्मदा नदी यहीं से जा रही है, सीहोर इसी किनारे में लगा हुआ है, यहां से भी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसी कारण से इस मानव जीवाश्म को नर्मदा मानव का नाम दिया गया। ठीक है, ह्यूमन फॉसिल्स को क्या बोला गया, नर्मदा मानव कहा गया। क्लियर था। ठीक है भाई, ऐसा कहा जाता है कि ये जो अभी तक के जो जीवाश्म मिले मानव के, या मानव के जो अवशेष प्राप्त हुए, उनमें ये सबसे प्राचीन अवशेष थे मानव के। पूरे भारत में सबसे प्राचीन अवशेष मानव के कहीं मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके हथनौरा सीहोर में, और नर्मदा के किनारे है, इसलिए इसका नाम रखा गया नर्मदा मानव। पूछ सकता है नर्मदा मानव कहाँ प्राप्त हुए थे, या इसकी खोज कहाँ की गई थी, तो हथनौरा सीहोर। आप बार बार बता सकते हैं इसको। किसने की थी, तो भाई अरुण सोनकिया ने। कब की थी, तो 1982। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद अगले जो यहाँ पर और पुरातत्वविद है उनके बारे में बता देता हूं। अगले है भाई डॉक्टर एच.डी. सांकिल्य तथा सुपेकर। डॉक्टर एच.डी. सांकिल्य और सुपेकर, इन्होंने भी कुछ खोज की। पर्टिकुलर जो खोज के लिए, मतलब और भी लोगों ने खोज की है, पर इन्होंने जो की वो ऐतिहासिक खोज रही इस समय की। ठीक है, उनके बारे में बता देता हूं, चलिएगा। ठीक है, एच.डी. सांकिल्य और सुपेकर, एच.डी. सांकलीय एवं सुपेकर, ये जो दोनों पर्सन रहे हैं, इन दोनों पर्सनों के द्वारा भी इस क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश में इन्होंने खोज किए, और इनके द्वारा जो खोज की गई वो अपने आप में यूनिक रही अब तक। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया, कहां कहां पर खोज की गई। तीन लोगों ने कहा, होशंगाबाद में। अब होशंगाबाद में अपने नाम सुना होगा पिपरिया का, होशंगाबाद में अपने पिपरिया का नाम सुना है। होशंगाबाद की पिपरिया से इन्होंने लगभग पूरा पाषाण काल में 860 औजार प्राप्त किए थे। मतलब
एक साथ इतनी संख्या में औजार प्राप्त किए थे, इसलिए इनका नाम देखने को मिलता है। होशंगाबाद के पिपरिया से 860 औजार प्राप्त किए, किसने? एच डी सांकेलिया और शुपेकर ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर। इसके अलावा इन्होंने जबलपुर से भी, जबलपुर से वेलित पर्थ, मतलब यहां पर देखा जाए तो वही जो पत्थर जो होता है, पत्थरों में ऐसी ऐसी वेलित, मतलब वहां पर कहना चाहिए वेलित मतलब वलन वाली, मतलब उस मोड़दार जो पर्त जो है उसकी खोज की थी, पत्थरों में मोड़दार पर्त, ठीक है, जो मानव निर्मित थी, वो इन्होंने यहां से प्राप्त की थी। कहां से? जबलपुर के भेड़ाघाट से, ठीक है, जबलपुर के भेड़ाघाट से। इसके अलावा और भी चीजें, और भी इन चीजों में देखा जाए तो इनके द्वारा भूत्रा तो नामक स्थान वेलित जो है, भूत्रा, हाँ भैया, वेलित वेलित पर्त। वेलित पर्त का मतलब है कि वहां जो पत्थर थे, उन पत्थरों को इन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया था कि वो एक परत के तौर पे मुड़े हुए दिखाई देते, फोल्डेड टाइप के दिखाई दिए थे, ठीक है। तो वेलित पर्त इनके द्वारा तैयार किया, मतलब इनके द्वारा खोजी गई, कहां पर? जबलपुर में, ठीक है। चलिए अगला स्थान बताना, भूतरा, ठीक है। भूतरा ये आता है नरसिंहपुर में। भूतरा जो स्थान आता है कहाँ आता है? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर भूतरा से भी इन्होंने विशेष खोज की है, ठीक है। यहां पर एक देखिए तो भाई नरसिंहपुर के भूतरा नामक स्थान से इन्होंने, भूतरा नामक जो स्थान रहा है, वहां से इन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण प्राप्त किए। सबसे प्राचीन मतलब ऐसे माने जाते कि ये जो उपकरण थे इनसे पुराने उपकरण रहे ही नहीं, ठीक है। तो भूतरा से सबसे प्राचीन उपकरण, सबसे प्राचीन उपकरण प्राप्त किए, ठीक है। इतना समझ लिए। देखो थोड़ा सा भाई टफ भी जाएगा, हिस्ट्री है ये, है ना, पहली बार भी पढ़ रहे हैं आप लोग, थोड़ा टफ जाएगा, पर मैं कोशिश बार बार रिपीट करके यही करवाना चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक। तो भाई एच डी सांग के लिए और सुपेकर ने होशंगाबाद से 860 औजार, मतलब सबसे अधिक संख्या में औजार प्राप्त की। जबलपुर से वेलित पर्त, मतलब परतदार पत्थर जो मानव निर्मित थे वो प्राप्त किए। भूतरा नरसिंहपुर से ने सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें इन्होंने खोजी है, मतलब ये दो, सॉरी तीन जो व्यक्ति रहे हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है पुरा पाषाण काल में। इनके द्वारा बहुत सारी चीजें खोजी गई पुरा पाषाण काल में, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, उम्मीद है सभी को इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। तो अभी हमने क्या पढ़े? मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में, पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास, और फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास। अब उसमें भी प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, पेलियोलिथिक पीरियड। अब पेलियोलिथिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ये जो पोर्शन चला है उसमें पूरा पाषाण काल पहला वाला,